हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। तो ये लेक्चर सीरीज मेरी कंटिन्यू है। ल्यूसन की लेक्चर सीरीज लगभग मैंने 8 चैप्टर करा रखा है पॉलिटी में। ठीक है, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ थ्योरी पोर्शन पे, उसके बाद मैं इसी की ऑब्जेक्टिव 2022 एडिशन की ल्यूसन की थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव को एक साथ ऐड कर देता हूँ। मतलब एक ही लेक्चर में आपको दोनों चीज़ मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगा, साथ में उसकी ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 9 लेक्चर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा सिटीजनशिप से। ठीक है, तो इंडिया में जो है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर होल इंडिया। अब देखिए क्या इसका क्या मतलब होता है, सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर होल इंडिया। मतलब क्या है नागरिकता का जो एक समान है सब सारे लोगों का, और एक समान होने के साथ साथ एक चीज़ और है कि सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं ना कि जैसे पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ थे, सत्या नडेला जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इंडियन ओरिजिन कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि वो इंडिया की ओरिजिन तो इंडिया है, उनका बर्थ तो इंडिया में था, या फिर उनकी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो यूएसए शिफ्ट कर गए और वहाँ पे जाके वहाँ की नागरिकता ले लिए। और इंडिया में एक कंडीशन है कि आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं, जैसे यूके में है। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि आप एक साथ दो कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वॉज ग्रांटेड टू एवरी पर्सन हु डोमिसाइल्ड in the territory of India at the commencement of the constitution and who was born in the territory of India। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया में सिटीजनशिप हर पर्सन को डोमिसाइल, जिनको डोमिसाइल मिला हुआ है ना, वो या तो आज़ादी के वक्त या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले इंडिया में थे या इंडिया में जन्म लिए हैं। और भी बहुत सारा कंडीशंस है इंडियन सिटीजनशिप का, वो हम जानते हैं। उन किसी भी व्यक्ति की अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो उसके पिता या उसकी माँ, दोनों में से कोई भी पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न किए हैं। ठीक है, या हु हैड बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा। तो इंडिया में सिटीजनशिप इस चीज़ से भी मिल जाएगी अगर इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में वो लोग ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हों, जैसे ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुई ना, उससे कम 5 साल तक। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने का। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप हैव द फॉलोइंग राइट्स। अब देखिए कुछ ऐसी राइट्स होती है ना जो इंडिया में सिटीजन्स को मिलती है बट एलियंस को नहीं मिलती है। एलियंस कहने का मतलब वो जो बाहर से आके रह रहे हैं और जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन हम जानते हैं। इंडियन सिटीजन्स हैव द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच एलियंस डू नॉट पॉसेस। तो ऐसा कौन कौन सा राइट्स है देखते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिसको इनुमरेट किया गया पार्ट 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। तो ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 15, ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, और नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restrictions or condition with regard to access to shop, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ बात होती है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन केस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। लेकिन एलियंस को, जो हमारे बाहर से आके रह रहे हैं, जो हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है ये समझ लेते हैं। आर्टिकल 16 कहता है, ये कहता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नो सिटीजन ऑन ग्राउंड, ठीक है, नो सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। तो याद रखिएगा यहाँ 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे कुछ रिजर्वेशन की भी प्रावधान है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है 6 फ्रीडम्स को बताता है। ठीक है, वो 6 फ्रीडम्स क्या है? आर्टिकल स्पीच
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि आप फॉरेनर्स हैं, इंडिया घूमने आए और इंडिया के खाली बुराई कर रहे हैं और हर जगह सिर्फ उल्टी पुल्टी चीज़ें लिख रहे हैं, इंडिया को डिफेम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए पाकिस्तान से आ गए 6 और आर्म्स लेके खड़े हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म एसोसिएशन एंड और यूनियंस। ऐसा भी नहीं होगा कि आप बाहर से आए हो और यहाँ पे आके यूनियंस बना लिए हो और इंडिया के अगेंस्ट आपको खड़े कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्या आता है आर्टिकल 19 के अंदर, तो एसोसिएशन तो आप बना नहीं सकते हो, यूनियन आप बाहर से आके बना नहीं सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो घूम सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ आपका खासा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि आप एलियन हो, मतलब आप हमारे देश के सिटीजन नहीं हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, स्पाई कर सकते हो, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को बाहर पहुंचा सकते हो, या फिर यहाँ के इन्फॉर्मेशन को आप मिस इन्फॉर्मेशन की तरह कोट कर सकते हो कहीं पे ले जाके, ठीक है, कोट अनकोट दोनों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 29 पे। आर्टिकल 29 कहता क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि वेयर अ रिलीजियस कम्युनिटी इज इन द माइनॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल इट टू प्रिजर्व इट्स कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग दैट द स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन इट एनी कल्चर अदर दैन द कम्युनिटीज ओन कल्चर। तो याद रखिए किसी माइनॉरिटी के रिलीजियस कल्चर के बारे में, उनके प्रिजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है, तो शायद तो ये एलियंस को जो भी बाहर से रहेंगे, जो नॉन सिटीजन होंगे, उनको ये ग्रांट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 30 में भी रिस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 30 क्या कहता है ये देख लेते हैं। आर्टिकल 30 कहता है सच कम्युनिटीज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश। अब देखिए सेम टू सेम है माइनॉरिटी के बारे में, और माइनॉरिटी जो है वो उनके पास राइट्स होता है कि वो अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपने माइनॉरिटी अपने कल्चर को बचाने के लिए, जैसे मुस्लिम्स के लिए मदरसा है, ठीक है। तो ये बाहर की जो एलियंस हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पोस्ट हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ही अलाउड है। वो पोस्ट कौन कौन सा है? ओनली सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इसे। तो इन सबों में, इन सब पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ही अलाउड होंगे, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि सिर्फ सिटीजन्स को ही राइट टू वोट अलाउड है, मतलब सिटीजन को ही सिर्फ राइट टू वोट का कंसर्न है, ठीक है। अब देखते हैं एनिमी एलियंस किसको कहते हैं। एनिमी एलियंस मतलब मान लीजिए ऐसी कोई कंट्री है जहां से हमारा युद्ध चल रहा है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां के सिटीजन जो यहां आ रखे हैं अभी, जो ऑलरेडी हैं हमारे कंट्री में, उनको हम एनिमी एलियंस मार्क करते हैं, ठीक है। एनिमी एलियंस आर नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीड्यूरल प्रोविजन इन क्लॉज 1-2 ऑफ आर्टिकल 22 रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। याद रखिएगा। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। याद रखिएगा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और एक लिमिटेड टाइम से पहले आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में बहुत सारे रूल्स कंडीशन है, आपको उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, अरेस्ट का रीजन देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। लेकिन एनिमी जो एलियंस है ना, जो नॉन सिटीजन है, जो एनिमी कंट्रीज के, उन पे ये लागू नहीं होता। अगर मान लीजिए उनका स्पाई कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो समझ गए कि हाँ ये कर रहे हैं, तो उनको डिटेन कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनीथिंग, एंड देन वी विल ट्रायल फॉर दैट थिंग, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए पहला सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया, वो प्रोवाइड करता है कुछ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। किस तरीके से वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है जनरली एवरी पर्सन born in India on or after January 1950 shall be the citizen of India if either of his parents was a citizen of India at the time of his birth। याद रखिएगा नॉर्मली हर वह इंसान जो इंडिया में जन्म लिया है, कब, या तो जनवरी 1950 से पहले या उस दिन shall be the citizen of India, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। कब होगा? या तो उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन है, या उन दोनों में से कोई एक भी इंडियन है, तो ठीक है। इस डेट को याद रखना, जनवरी 1950, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ए पर्सन हु वाज आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन्स बर्थ। याद रखिएगा अगर मानिए कोई एक इंसान है ठीक है, कोई भी एक इंसान है, एनआरआई है, तो 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद इंडिया के बाहर जन्म लेता है, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन होगा बाय डिसेंट। वो इंडिया का सिटीजन होगा कब, किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब उसके पिता
सिटीजन ऑफ इंडियन होंगे एट द टाइम ऑफ जब वो जन्म लेगा तब। याद रखिएगा, यहां पे थोड़ा एक क्लीचे है कि सिर्फ पिता के बारे में बात करता है, ठीक है। आप समझते हैं कि कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंड गेट रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ ही सेटिस्फाई द कंडीशन लेट डाउन। अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। कंडीशंस चेंज हुआ है थोड़ा, ठीक है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ है, तो कंडीशंस चेंज होते रहता है। अगर आप भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान दे देना, ठीक है। हालांकि ये जोक है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन कंट्रीज फॉर मोर देन 7 years एंड हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज कैन सीक। देखिए याद रखिएगा, कोई भी एक इंसान, तो एक पर्सन है जो कि सिटीजनशिप लेना चाहता है और इंडियन सिटीजन का नहीं है, तो उसको कम से कम 7 साल इंडिया में बिताना होगा, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का उसके पास बेसिक एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए और इंडियन लैंग्वेज उसको समझ सकने की या थोड़ा बहुत बोल सकने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, सिटीजनशिप ले सकता है वो नेचुरलाइजेशन से, प्रोवाइडेड ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन। याद रखिएगा, वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस मतलब बाय डिफॉल्ट अगर वो 7 ईयर रह गए और उनके पास एडिक्वेट नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का और रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है, तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से वो डायरेक्ट बन जाएंगे सिटीजन। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ऐसे कंट्री से वो ना बिलोंग करे जहां पे इंडियंस अलाउड नहीं है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है। ये क्लीचे पॉइंट है, इसको याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई टेरिटरी जो पार्ट ऑफ इंडिया बनती है, ठीक है, द पर्सन्स ऑफ द टेरिटरी बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कोई भी टेरिटरी फ्री टू इंडिया में आ सकती है। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आपको पता ही होगा। कोई भी टेरिटरी इंडिया में जुड़ सकती है, इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट होती रहती है। तो जो इंटीग्रेट हुई है ना, उसके जो अंदर के लोग हैं वो डायरेक्ट इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं विदाउट एनी प्रायर कंसर्न, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन का सिटीजनशिप कैसे लॉस्ट होता है, ठीक है। हाउ यू कैन लूज अ सिटीजनशिप, ठीक है। एक तो होता है रेनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, आप खुद छोड़ दिए क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो आप फोर्स भी हो सकते हो छोड़ने के लिए, क्योंकि आप इंडिया की सिटीजनशिप और यूएसए की या यूके की या पाकिस्तान की सिटीजनशिप एक साथ नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जहां पे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपके सिटीजनशिप को। क्या क्यों कर दिया जाएगा? इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर आप अपने मन से अपने चाहत से जैसे यूएसए में जाकर के आप सिटीजनशिप ले लिए हो तो आपको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का रूल है, ठीक है। तीसरा कंडीशन हो सकता है डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही मैंने आपको बताया ना कि आप इंडिया में आए हो, इंडिया में रह रहे हो और इंडिया की जम के बुराई कर रहे हो, हर चीज़ों पे नुकसान निकाल रहे हो सकते हो इंडिया में स्पाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है इंडिया को नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप ब्लेम कर रहे हो या फिर उसको मेलिंग कर रहे हो। इस केस में भी आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा सिटीजनशिप से, ठीक है। अब एक आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 7 साल वाला कंडीशन है ना, यहाँ पे 5 साल का कंडीशन आएगा कुछ माइनॉरिटीज कंट्रीज के लिए, जहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज कंट्रीज के बारे में हम लोग जानते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम तो सबने सुना होगा, बवाल हुआ था बहुत बड़ा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको CAA 2019 भी कहते हैं, कोरोना से पहले का ड्राफ्ट भी यही था, ठीक है। पढ़ते हैं, कह रहा है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, पहले बिल था क्योंकि ये पास नहीं हुआ था 2019, हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद द राज्यसभा अप्रूविंग इट ऑन दिसंबर 11, 2019। अब आप बोलोगे यार ये डेट जानने की क्या जरूरत है? आपको पता है कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि कब ये पास किया गया था, और ट्रस्ट मी अगर आप PCS दे रहे हो किसी स्टेट की या फिर 1 लाइनर 1 डे एग्जाम दे रहे हो तो ये पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी इशू है, ठीक है। तो राज्यसभा में इसको अप्रूव किया गया दिसंबर 11, 2019 को। 125 जो मेंबर्स है ना उन्होंने सपोर्ट किया। 125 मेंबर्स सपोर्टेड द लेजिस्लेशन वाइल 105 अपोज्ड इट। 125 ने सपोर्ट किया था और 105 ने अपोज किया था लेजिस्लेशन में, ठीक है। द हाउस ऑल्सो नेग्लेक्टेड द अमेंडमेंट बाय अपोजिशन पार्टी वाइल अप्रूविंग द बिल। बिल्कुल अपोजिशन जो कांग्रेस है वो अपोज की थी कंप्लीट, कही थी कि ये मतलब ये जो बिल आ रहा है, जो एक्ट आ रहा है वो मतलब माइनॉरिटीज़ के साथ या किसी के साथ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहा है, उनके साथ वो मतलब जस्टिस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये राज्यसभा की बात होगी दिसंबर 11, 2019। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा की। द बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन दिसंबर 9, 2019। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। देखिए दिसंबर 9, 2019 को पास की गई लोकसभा में, फिर दिसंबर 11, 2019 को राज्यसभा में। यहाँ पे क्या हुआ था, 311 मेंबर्स हैड वोटेड इन इट्स फेवर, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो करेगी ही। 311 मेंबर्स हैव वोटेड फॉर इन इट्स फेवर और 80 मेंबर जो थे वो अपोज किए थे, ठीक है, जो चुन चुन के आए थे इधर उधर से। अब देखिए
अब इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल गया तो बिल्कुल अमेंडमेंट होगा। कहता है द बिल अमेंड्स द, अभी करता क्या है, तो बेसिकली ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ना 1955 का, ये डेट याद रख लीजिएगा, ये ईयर याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो कब का है, तो 1955 का है। इसमें अमेंडमेंट की बात थी, ठीक है। क्या था, तो टू मेक इलीगल इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स ऑफ 6 कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान। देखिए 6 कम्युनिटीज थी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनको एलिजिबिलिटी देना था, किस चीज का, इंडियन सिटीजनशिप का। अच्छा, इस पे बात मुद्दा क्यों उठाते हैं मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो कंट्रीज कौन कौन थी जिसको अलाउ किया गया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। इसमें 6 कम्युनिटीज एक्सेप्ट अ सिंगल कम्युनिटी दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी, उनको नहीं दिया गया था, ठीक है। कहा जा रहा था, गवर्नमेंट का कंसर्न ये था कि वो तो वहां पे मेजॉरिटी में है, फिर हम उनको क्यों दें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, क्यों इनको हम एलिजिबिलिटी दें सिटीजनशिप की, आखिर वजह क्या है, वो तो वहाँ मेजॉरिटी में है। हो सकता है बात सही हो। तो इस 3 जगह से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, यहाँ के जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनको एलिजिबिलिटी दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप का, इवन दो वो 7 ईयर वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई किए हों या ना किए हों। अब कौन कौन सी कम्युनिटीज़ की बात हो रही थी, तो हिंदूज़ की बात हो रही थी, सिख्स की बात हो रही थी, बुद्धिस्ट की बात हो रही थी, जैन्स एंड क्रिश्चियंस, याद रखिएगा, मुस्लिम्स वेयर रिड्यूस्ड। बिल्कुल उनका कहना था वो तो मेजॉरिटी में है वहाँ पे, ठीक है। तो उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल कहीं पे अगर मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइसिस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को क्रश किया जाता है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए हम काम करेंगे, हम मेजॉरिटीज़ के लिए क्यों करेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो रिलैक्सेशन देना था, जो सिटीजनशिप का कंडीशन था, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया। क्या रिलैक्सेशन दिया गया वो समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स, सॉरी ये 7 ईयर्स था पहले। 7 ईयर का जो नेचुरलाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट था ना, उसको 5 साल कर दिया गया इनके लिए, खासकर वो माइनॉरिटीज पीपल जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से, ठीक है। कौन कौन, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियन, ठीक है। उस 6 रिलीजन से, जो 6 रिलीजन और 3 कंट्री से जो बिलोंग करेंगे, उनके लिए नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस को रिलैक्स कर दिया गया, 5 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं, दिस प्रोविजन ऑफ द बिल विल नॉट अप्लाई ऑन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। अब देखिए ये बिल कहाँ नहीं लगेगी, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सेंसिटिविटी इशू होती है, जहाँ को छेड़छाड़ करना ज़्यादा सही नहीं होता है, जैसे ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है, इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द एरियाज विच आर रेगुलेटेड थ्रू द इनर लाइन परमिट रीजन। याद रखिएगा कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसको रेड लाइन कहते हैं, ठीक है, वो इनर लाइन परमिट्स होता है। यहाँ पे अगर आप इंडियन भी है ना, तो यहाँ पे अगर आप घूमने जाना चाहते हैं ना, तो आपको परमिट लेनी पड़ेगी। अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हो तो भी आपको परमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और कुछ एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है, दैट द इंक्लूजन ऑफ मणिपुर इन इनर लाइन परमिट वाज ऑल्सो अनाउंस्ड ऑन दिसंबर 10, 2019। पहले मणिपुर को नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में मणिपुर को दिसंबर 10, 2019 को इनर लाइन परमिट में डाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब कह रहा है ओनली दोज माइग्रेंट्स फ्रॉम द एफोरसेड कंट्रीज विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप हु इंटर्ड इंडिया ऑन बिफोर दिसंबर 31। अब याद रखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से 6 रिलीजन, जो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म जो भी आएंगे ना, याद रखिएगा दिसंबर 31, 2014 से पहले जो इंडिया में एंटर कर चुके हैं ना, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि 5 साल का तो कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए, तो 14 से ही तो लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं 14 को एक बाउंड्री मान लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, द प्रेसिडेंट अकॉर्डेड हिज असेंट टू द बिल ऑन दिसंबर 12, 2019। याद रखिएगा इस बिल को दिसंबर 12, 2019 को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई। प्रेसिडेंट की असेंट फाइनल असेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल CAB नाउ बिकम CAA। दिसंबर 12, 2019 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गई। एक बिल एक्ट तब बनती है जब उसको फाइनल प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रोविजन ऑफ गिविंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ मदर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। पहले फादर के नाम पे होता था, अब मदर के नाम पे भी, मदर के बेसिस पे भी हो गया, ठीक है। 1992 में इसको इंसर्ट किया गया। इसी को कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992। याद रखिएगा 92 की बात करें तो सिटीजनशिप में ऐसी अमेंडमेंट की बात करेंगे जहां पे माँ के बेसिस पे भी सिटीजनशिप की बात होने लगी, ठीक है। दिस इज अ ग्रेट चेंज, ठीक है। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा कंटेंट सही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
हेलो एवरीवन, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सिटीजनशिप के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो हमारा थ्योरी पोर्शन हो गया, अब हम लोग सिटीजनशिप की ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये है ल्यूसेंट की एकदम रिसेंट बुक 2022 एडिशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट टू ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो किसके पास पावर है रेगुलेट करने का राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करके उसको एसेंट दे करके, तो याद रखिएगा पार्लियामेंट ने यह सारा काम किया था। पार्लियामेंट का ही इसमें यह होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास कराया गया। लोकसभा में जो पास किया गया था तो ये पार्लियामेंट होगा। ठीक है, ये एनडीए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था और आज भी एप्लीकेबल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ये डील करती है सिटीजनशिप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर मेंशन्ड। ठीक है, किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? तो ये पार्ट 2 में मेंशन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सिटीजनशिप्स बी प्रोवाइडेड इन इंडिया? कौन सा ऐसा कंडीशन है? ठीक है, तो ये देखते हैं 1 2 3 4। अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या कह रहा है। 1 शुड बी बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, बिल्कुल सही है। दोनों में से कोई भी अगर बॉर्न किया इंडिया में तो कंडीशन राइट है, वाइबल है। ठीक है, हु वॉज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंस ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, बिल्कुल। तो इस तीनों में से कोई भी कंडीशन हो जाएगा तो आप आराम से सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ईदर 1 2 3 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइंड टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री। यूआईडी कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन उस वक्त के लिए 2009 या 2010 के लिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आधार। आगे बढ़ते हैं। आधार इज ए प्रोग्राम, किस चीज़ के लिए? देखिए आधार जो है ना बहुत बड़ी एक रिवॉल्यूशन है, याद रखिएगा। आधार भले ही लोग इसकी मजाक उड़ाते हैं, पैन कार्ड से अटैच कर दो, बैंक से अटैच कर दो, आपके सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन रही है इसमें। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो आधार एक प्रोग्राम है जो किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये रिलेटेड है टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स। याद रखिएगा, ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो याद रखिए मुंबई हमला याद है, ये सब होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा है विच कंट्रीज एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? ऐसी कौन सी कंट्री है जो डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करती है? तो ये यूएसए है। ठीक है, बट इंडिया नहीं करता, यूके नहीं करता, याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा भी नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करता। तो कुछ कंट्रीज को याद रखना है। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, जो सिटीजनशिप पे जो आर्टिकल्स हैं, देखिए ल्यूसेंट में आर्टिकल्स दे नहीं रखा है सिटीजनशिप पे। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ आर्टिकल्स बता दूं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, पहले कुछ चीजें हैं समझते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्या था, एक चीज समझ लीजिए, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात होती है। ठीक है, सिटीजनशिप की बात होती है। अब इससे आर्टिकल्स क्या क्या है वो समझते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। ये क्या कहता है ये देखते हैं। ये कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिटीजनशिप की बात करती है। ठीक है, ठीक है। अब होता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडिया हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, वैसे माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान को माइग्रेट किए हैं उनके लिए क्या कुछ सिटीजनशिप राइट्स है वो कहता है। ठीक है, तो टू पाकिस्तान, मैं ज्यादा इसमें ऐड नहीं करूंगा। राइट्स टू ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्संस माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 8 की बात करते हैं। ये कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन जिनके डिसेंट्स थे इंडियन, तो इंडियन ओरिजिन जो है अभी आउटसाइड इंडिया जो रह रहे हैं, ठीक है, उनकी राइट्स के बारे में बात करेंगे ये। ठीक है, ये आर्टिकल 8 था। अब आर्टिकल 9 देख लेते हैं। देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आर्टिकल 9 देख लेते हैं।
आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन, मतलब डुअल सिटीजनशिप की बात हो रही है। डुअल सिटीजनशिप यहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 10 देख लेते हैं। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स, मतलब ये राइट जो कंटिन्यूटी में चलेगी उस राइट्स के बारे में बात करता है। ऐसी राइट्स जो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। अब आर्टिकल 11 देख लेते हैं। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, तो इसी में तो कहते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप राइट्स, ठीक है। तो यही था आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात करती है। हालांकि ये लूसेंट में दे नहीं रखा था, बट मुझे लगा कि ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने डाल दिया। आप देख सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप पार्ट। एंड अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट सही है, सीरियसली सही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी मैंने 9 चैप्टर करा रखा है लूसेंट का। लूसेंट पॉलिटी लगभग खत्म है। पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एज वेल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग, सारा का सारा मैंने करा रखा है। आप जाके देख सकते हो। साथ साथ मैं यूपीएससी ट्रिक्स की भी वीडियो डालता हूँ, आप वो भी देख सकते हो। अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस या कोई भी लेक्चर देख रहे हो जहाँ पे आपको जीएस पार्ट है या करंट अफेयर पार्ट है, वो आप देख सकते हो जाकर के मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ।